लेकिन अगर विधायक बनने का मौका मिला तो निश्चित आपके माध्यम से गरीबों के चाहे जितने भी यहाँ के लोग हैं वादा करते हैं, जो अगर विश्व का सबसे बड़ा महात्मा बुद्ध का स्तूप है उसी के प्रारूप के अनुसार केसरिया का विकास भी होगा। जाहिर सी बात है, आप अपने वर्तमान कार्यों को लेकर ही जनता के पास जाएंगे, तो वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर आप उनसे अपना वोट मांगेंगे? सर देखिए, मेरे समय में जो भी काम हुआ, जैसे इंदिरा आवास हुआ, सड़क, बिजली, पानी, जो समुचित व्यवस्था था, जो एक नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते या जो नगर में जो सुविधा होती है, साफ सफाई, मूलभूत, कोविड-19 के समय सब छिड़काव, इस सारी समस्याओं का हमने सही समय पर गरीबों का जो हक सरकार के द्वारा आता है उसका सही सदुपयोग करके उन तक पहुंचाने का हमने काम किया है। और उसमें कोई बेईमानी, चोरी का कोई निष्ठा नहीं रहा। गरीबों को कभी हम ठगा नहीं, जब भी वो आए उनका मान सम्मान दिया। बस इन्हीं सब बातों को लेके उनके सेवा के बेटा की तरह बन के उनका सेवा किया। बस यही सब बात को लेके हम जा रहे हैं। सर, आपके दावे में कितना है दम? कैंची की धार ज़्यादा है या कम? कैंची की धार से तीर का नोक कट गया और लालटेन का छेद हो गया। नमस्कार, मैं सौरभ सिद्धार्थ अपने केसरिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे में आ चुका हूं। जनता के बाद अब अपने प्रत्याशी के पास। अभी हमारे पास जाप प्रत्याशी श्री रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिंकू पाठक जी हैं। आइए जानते हैं, सर, आपके दावे में कितना है दम? कैंची की धार ज़्यादा है या कम? कैंची की धार से तीर का नोक कट गया और लालटेन का छेद हो गया। पप्पू यादव कितने बड़े फैक्टर हैं सर केसरिया में? देखिए, फैक्टर कुछ नहीं होता है। पप्पू यादव काम करने वाले नेता हैं और इस बार जो जनता का मूड है वो काम करने वाले को ही वोट देगी। इसलिए पप्पू यादव काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका बिल्कुल फैक्टर होगा। उस बाढ़ की स्थिति में पप्पू यादव केसरिया का भी दौरा किए थे, जगह जगह घूमे थे सबके पास, तो फैक्टर तो ही है, चलेगा। सर, आप वर्तमान में यहाँ के मुख्य नगर पार्षद भी हैं। जाहिर सी बात है, आप अपने वर्तमान कार्यों को लेकर ही जनता के पास जाएंगे, तो वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर आप उनसे अपना वोट मांगेंगे? सर देखिए, मेरे समय में जो भी काम हुआ, जैसे इंदिरा आवास हुआ, सड़क, बिजली, पानी, जो समुचित व्यवस्था था, जो एक नगर पंचायत अध्यक्ष होने के नाते या जो नगर में जो सुविधा होती है, साफ सफाई, मूलभूत, कोविड-19 के समय सब छिड़काव, इस सारी समस्याओं का हमने सही समय पर गरीबों का जो हक सरकार के द्वारा आता है उसका सही सदुपयोग करके उन तक पहुंचाने का हमने काम किया है। और उसमें कोई बेईमानी, चोरी का कोई निष्ठा नहीं रहा। गरीबों को कभी हम ठगा नहीं, जब भी वो आए उनका मान सम्मान दिया। बस इन्हीं सब बातों को लेके उनके सेवा के बेटा की तरह बन के उनका सेवा किया। बस यही सब बात को लेके हम जा रहे हैं। सर, केसरिया एक पर्यटन स्थल रहा है। ये भगवान बुद्ध की भी धरती है, बाबा केसरनाथ की भी धरती है। यहाँ का बौद्ध स्तूप विश्व में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है, लेकिन कई वर्षों से ये उपेक्षित रहा है। आप यहाँ के वर्तमान नगर पार्षद है, जाहिर सी बात है कुछ आपकी भी सीमाएं होंगी जिस सीमाओं से बाहर आप काम नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इस बार अगर आपको जनता चुनती है तो शायद अवसर ज़्यादा मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो आपका मॉडल क्या है? देखिए, एक्चुअली मेरे नगर पंचायत के एरिया में वह देउर भवन नहीं आता है। वह हम लोग बहुत बार सरकार को चिट्ठी लिखे कि उस नगर में देउर भवन जो महात्मा बुद्ध का जो स्तूप है वो हम लोग नगर पालिका के अंदर उसको ले लें, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया है। वो अभी मैंने पंचायत में, ताजपुर पटकोलिया पंचायत में वो पड़ता है, और जहां हम लोग का सीमा है उससे हम लोग ज़्यादा बढ़ के कहीं कोई योजना नहीं डाल सकते। नहीं तो हम अपने समय, इस समय में भी वहाँ विकास करते जितना हमसे हो पाता। लेकिन अगर विधायक बनने का मौका मिला तो निश्चित आपके माध्यम से गरीबों के चाहे जितने भी यहाँ के लोग हैं वादा करते हैं, जो अगर विश्व का सबसे बड़ा महात्मा बुद्ध का स्तूप है उसी के प्रारूप के अनुसार केसरिया का विकास भी होगा। हम भी यही आशा करते हैं सर आपसे। अब जानना चाहेंगे, कोविड-19 के दौरान बहुत सारे लोग जो बाहर थे आपकी विधानसभा क्षेत्र से, वो भी वापस आए। बहुत लोगों के रोजगार चले गए। जो युवा है आज भी रोजगार की तलाश में है। अब ये जो वर्तमान सरकार है उसको आपका क्या संदेश है सर? जो लोग आए बाहर चले गए, इस कोविड-19 में कोई सुविधा तो बिहार में था नहीं।
ये तो धरातल पर देखने को मिला। ना कोई स्वास्थ्य में कोई व्यवस्था थी। यहाँ बेरोजगारी है इस बिहार में बहुत व्यापक पैमाने पर, तो लोग भूखे तो मरेंगे नहीं, बाहर जाएंगे ही। जब तक कुछ सरकार के तौर पे, जब तक कोई इंडस्ट्री वगैरह 15 साल बना, 15 साल हो गया, 15 साल उनका भी लोग देखा, इनका भी देखते रह गया। वो भी अपने हिसाब से काम किए, ये भी अपने हिसाब से काम किए, लेकिन कोई भी जनता के विकास के लिए काम नहीं किया, कोई गरीब के लिए काम नहीं किया। ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे गरीब का लड़का उसमें रोजगार पावे। और यहाँ स्कूल मूलभूत सुविधा सब उपलब्ध होता है, इसको अच्छे स्कूल हो जाते, तो बच्चा पढ़ता, डेवलप करता। ये सब कुछ नहीं हुआ। एक सिर्फ रोड बन गया, इससे विकास नहीं होगा बिहार का। विकास का जब तक इंडस्ट्रीज बिहार में नहीं आएगा तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। और हम लोगों की अगर सरकार बनी तो मूलभूत समस्या यही रहेगी कि यहाँ पर जो रोजगार को जो भारी कमी है उसको दूर किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जब कोई प्रत्याशी चुनाव में जाता है उसके सामने भी कुछ चुनौतियाँ होती हैं। यहाँ भी कुछ बड़े बड़े नाम जो चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मैं बात करूँ पूर्व विधायक महेश्वर सिंह जी, जो पहले हरसिद्धि के विधायक थे। कमला मिश्र मधुकर जी की बेटी शालिनी मिश्रा जी, वो भी मैदान में आ गई। और इस बीच यहाँ से पूर्व में दूसरे नंबर पर रहे श्री रामशरण यादव जी भी कंटेस्ट कर रहे हैं। इस बार वो लोजपा से कंटेस्ट कर रहे हैं। इन सभी के बीच रिंकू पाठक जी अपने आप को कहाँ फिट दिखते हैं? कहाँ रामशरण यादव जी दूसरे नंबर पर थे? इसके पहले तो राजेंद्र गुप्ता यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो वो दूसरे नंबर पर थे। रामशरण यादव तो हमको लगता है आज चौथे या पाँचवें नंबर पे होंगे, इसलिए वो अलग बात है। महेश्वर सिंह जो विधायक जी हैं, देखिए हम किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। इस बार केसरिया की जनता ने मूड बना लिया है कि वह लोकल के नाम पर वोट करेगी, और जो सेवा करेगा केसरिया का, जो सेवक होगा उसी को वोट देगी। यानी वोट फॉर लोकल। वोट फॉर लोकल। सर, लास्ट में जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना है कि हर प्रत्याशी के पास एक अपनी चुनौतियां हैं, है ना? आपको सबसे ज़्यादा चुनौती अभी कहाँ से मिलती हुई दिखाई दे रही है? कोई चुनौती नहीं है, पूरा लाइन क्लियर है। लाइन क्लियर है, ऑल क्लियर। हाँ, ऑल क्लियर। अच्छा, केसरिया में सभी जाति धर्म विशेष के लोग रहते हैं, आपसी सद्भाव में रहते हैं। और हम ये इनकार नहीं कर सकते कि बिहार में जो भी चुनाव हो रहा है वो जातीय गणना के आधार पर तो होता है। इस जातीय समीकरण को तोड़ने में और उनका वोट अपने तरफ लेने में रिंकू पाठक जी कहाँ तक सफल होंगे? देखिए, कोई जहाँ चलता होगा जातीय समीकरण, यहाँ इस बार सब ध्वस्त हो गया है। इस बार सिर्फ जो नौजवान है उसी को वोट मिलेगा, और जो केसरिया का सेवक है, जो सच्चा बेटा है, बस उसी को वोट मिलेगा। कोई जातीय सम, यहाँ से हिंदू मुस्लिम सब एक प्लेटफॉर्म पर रहते हैं। और बिहार का एक पहला ऐसा गांव है केसरिया जहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ एक थाली में बैठ के खाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और इसी के साथ अब मिलेंगे किसी अगले प्रत्याशी, किसी अगले शहर में, किसी अगले विधानसभा में। बने रहिए नूतन बिहार के साथ।